हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है RSD ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सितंबर प्रथम पाक्षिक मूल्यांकन विषय भौतिकी कक्षा 12वीं क्लास 12th का सब्जेक्ट है फिज़िक्स। उसका फर्स्ट जो असाइनमेंट है सितंबर मंथ का प्रथम पाक्षिक मूल्यांकन है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप पूर्णांक है 30, निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 8 तक प्रत्येक पर 1 अंक आवंटित हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका? पहला प्रश्न कहता है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है 0। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल बेलनाकार बनाए जाते हैं, क्यों? तो धारामापी में चुंबक के ध्रुव जो है वो अवतल बेलनाकार बनाए जाते हैं क्योंकि इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो तथा कुंडली का तल क्या होना चाहिए? सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। विद्युत परिपथ में अमीटर श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि उससे मापी जाने वाली जो संपूर्ण धारा है वो उसमें से होकर के गुजरे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो उसका प्रतिरोध कम होने की वजह से उसमें से अधिक विद्युत धारा बहने लगेगी, जिससे उसकी कुंडली क्या हो सकती है? क्षतिग्रस्त हो सकती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 धारा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? परिभाषा लिखिए। धारा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? पता है आपको, एम्पियर होता है। और उसकी परिभाषा क्या है? 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में रखे किसी चालक के 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 में हम आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश की चाल में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्यों? चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश की चाल में परिवर्तन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चाल के लंबवत बल आरोपित करता है। इस वजह से उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए चाल भी क्या होगी? परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 होता है। प्रश्न क्रमांक 7 प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण है, क्यों? यानी कि चुंबकत्व आपको परीक्षित करना है, चुंबक है कि नहीं। उसके लिए जो प्रतिकर्षण है वही सबसे इम्पॉर्टेंट परीक्षण है। ऐसा क्यों? तो प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण है इसलिए क्योंकि जब आप समान ध्रुवों को, चुंबक के 2 समान ध्रुवों को पास लाते हैं तो दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यदि विपरीत ध्रुवों को पास लाते हैं तो आकर्षित करेंगे। लेकिन एक और कंडीशन है कि यदि विपरीत ध्रुवों को जब हम पास ला रहे हैं तो उनमें से एक अगर चुंबकीय ध्रुव है और दूसरा जो है वो अगर एक लौह पदार्थ है, चुंबक ना होकर के लौह पदार्थ है, तो भी उनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। तो उस कंडीशन में आप नहीं बता सकते कि कौन सा चुंबक है और कौन सा लौह पदार्थ है। इसलिए अगर दोनों ध्रुव प्रतिकर्षण कर रहे हैं इसका मतलब दोनों के दोनों चुंबक हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हो? प्रतिकर्षण को ही निश्चित परीक्षण मानते हो चुंबकत्व के परीक्षण के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है प्रश्न क्रमांक 8 ध्रुव प्राबल्यता के 2 SI मात्रक लिखिए। पहला है एम्पियर मीटर, दूसरा है न्यूटन प्रति टेस्ला। प्रश्न क्रमांक 9 से प्रश्न क्रमांक 11 प्रत्येक 2 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 बायो-सैवर्ट के नियम और कूलाम के नियम में 2 असमानताएं लिखिए। तो क्या क्या असमानताएं हैं देख लीजिए। पहला है स्थिर वैद्युत बल का स्रोत यानी कूलाम के नियम में अदिश प्रकृति का होता है, जबकि बायो-सैवर्ट नियम में जो चुंबकीय बल होता है, जिसको हम आइडियल जो चुंबकीय एलिमेंट होता है, वो सदिश रूप का होता है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं क्या अंतर है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम में कार्यरत विद्युत क्षेत्र 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उसके अनुदिश होता है। चाहे आप अक्षीय स्थिति में देखें या निरक्षीय स्थिति में देखें, जो कार्यरत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है और जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, और वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उनके अक्ष के अनुदिश होती है। जो भी विद्युत द्विध्रुव होता है उसके अक्ष के अनुदिश होती है। लेकिन बायो-सैवर्ट नियम में क्या होता है? चुंबकीय बल जो लगता है वो विद्युत अवयव और निर्धारित बिंदु के बीच की दूरी के लंबवत कार्य करता है। तो यही जो है अंतर है। ठीक है, तो ये 2 अंतर हो गए हमारे बायो-सैवर्ट नियम और कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीटर और वोल्टमीटर में 2 अंतर लिखिए। तो अमीटर क्या होता है? इसको कैसे जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में? समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर से क्या किया जा सकता है? परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और वोल्टमीटर से हम क्या कर सकते हैं? वोल्टमीटर से विद्युत धारा मापन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा। वोल्ट लिखा है इसका मतलब वोल्ट मापेंगे, ऐसा नहीं है। अमीटर लिखा है इसका मतलब धारा मापेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों उल्टा है। अमीटर से आप विभव का अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं
और वोल्ट मीटर से आप करंट मेजर करते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। प्रश्न 11, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इनके दो गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बेसिकली चुंबकीय बल रेखाएं ही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, वक्राकार पथ के रूप में होती है, जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, चल सकता है। दो गुण क्या क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, ये बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। प्रश्न क्रमांक 12 से 13 जो है प्रत्येक 3 अंक का है। पहला क्वेश्चन यानी प्रश्न क्रमांक 12 हम देखते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। तो नाभिक के आंसर क्या है देख सकते हैं, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन को एक धारा लूप मान सकते हैं हम। इसका चुंबकीय आघूर्ण m निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाएगा, m = IA। समीकरण नंबर 1, माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में वेग v से परिक्रमा कर रहा है। तो उसका आवर्तकाल यदि t है तब t = 2πr/ν। ठीक है, वो v जैसा दिख रहा है बट वो न्यू है। और धारा क्या हो जाएगी, I = E/T। ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, T है समय। ठीक है, तो E/T की जगह आप वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 2πr/ν। तो आपको मिल गया I = Eν/2πr। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन को आपने इस चित्र के माध्यम से समझाया है। ठीक है, समीकरण देखिए, चित्र बनाना किसी भी डेरिवेशन में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चित्र आपका मुखड़ा है उस पूरे डेरिवेशन की या उस व्यंजक की उत्पत्ति का मुखड़ा है। मुखड़ा मतलब जो पेपर चेकर है या वैल्यूअर है उसको उस डायग्राम से ही क्लियर समझ में आ जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, यानी आपने क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझा और उसको कितने अच्छे से डिपिक्ट किया, दर्शाया चित्र के माध्यम से। ठीक है, समीकरण 1 में I का मान रखिए। तो m = IA था, I की जगह हमने रख दिया Eν/2πr × A, Eν/2πr। अब A की जगह क्या लिख लोगे आप, πr²। अब πr² क्यों आया ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, जो कटता है काटिए, EνR/2। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आगे आ जाइए, इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो कितना होता है, कैपिटल L = mv/r। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका μr = L/m मिल जाएगा। समीकरण 3 में आप मान रखिए, तो m = कितना मिल जाएगा, E/2 L/m। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। लेकिन बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार से आप जानते हैं कि कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, इसलिए हम L को क्या लिख सकते हैं, NH/2π। जहाँ पर जो चिन्ह हैं उनके वही वास्तविक अर्थ हैं जो होने चाहिए। ठीक है, समीकरण 4 में L का मान रखने पर M = E/2m NH/2π, N आप सेपरेट कर लीजिए, EH/4πm। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब यहाँ पर जो N के साथ जो राशि है कौन सी, EH/4πm, इसको हम क्या लिख देते हैं, μb। ठीक है, और इसी μb को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो अगर आपको बोर मैग्नेटॉन का व्यंजक प्राप्त करने के लिए अगर बोला जाए तो भी आप यही डेरिवेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, किस चीज़ के लिए, गति करते हुए एक इलेक्ट्रॉन, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न क्रमांक 13, किसी छड़ चुंबक की लंबाई L है, चुंबकीय आघूर्ण M है, इसे अर्धवृत्त में मोड़ देने पर नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। छड़ चुंबक की जब भी बात आती है तो छड़ चुंबक आपका किस प्रकार से होगा, बेलनाकार रूप में होगा। ठीक है, घनाभ के रूप में आपका छड़ चुंबक नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ध्रुव प्राबल्य की परिभाषा से। ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, स्मॉल m = m/L। अब यदि पाई r = L, देन r = L/π। अब पाई r क्यों लिया गया है यहाँ पर L के इक्वल, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर छड़ चुंबक को आपको बेलनाकार लेना है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आपको ये भी क्लियर होगा कि पाई r = L आपने क्यों लिया। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू L/π मिल गई। अब आगे आ जाइए, पुनः दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, 2r = 2L/π। r की वैल्यू हमने पुटअप किया है। नया चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, ऊपर आपने जो चुंबकीय आघूर्ण निकाला था स्मॉल m = M/L, तो ये मिल जाएगा आपको M/L × 2L/π। ठीक है, वैल्यूज आपने पुट की हैं r की जगह। ठीक है, तो देख सकते हैं जो भी वैल्यूज हमने पुटअप की हैं, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, बचा कितना, 2m/π। यही आपका क्या होगा, छड़ चुंबक की लंबाई अगर L है, चुंबकीय आघूर्ण M है, तो अर्धवृत्त में मोड़ने पर चुंबकीय आघूर्ण ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न क्रमांक 14 और 15 जो है प्रत्येक 5 अंक के हैं। ये बड़े क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है शंट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। धारामापी के साथ शंट लगाने से क्या लाभ और हानियाँ।
शंट होता क्या है भाई, एक अल्प प्रतिरोध होता है जो धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। शंट का सिद्धांत समझने के लिए आप एक डायग्राम देख सकते हैं। एक परिपथ है जिसमें बाएं दिशा से आई धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ में जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, धारामापी जो है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई जी है, और प्रतिरोध से होकर के जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो प्रतिरोध शंट के रूप में कार्य कर रहा है, उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है आई एस। पुनः जब प्रतिरोध के दूसरे बिंदु पर हम देखते हैं तो ये दोनों धारा मिलकर के वापस से किस में आ जाती है, आई के रूप में हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो चित्रानुसार परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, इसका आई जी भाग धारामापी से और आई एस भाग शंट से प्रवाहित हो रहा है। माना धारामापी का प्रतिरोध कितना है, जी, और शंट का प्रतिरोध कितना है, एस। तो परिपथ से हमको क्या मिल जाएगा, कुल धारा बराबर आई जी प्लस आई एस। समीकरण नंबर 1, चित्रानुसार धारामापी के कुंडली के सिरों पर विभवांतर व शंट के सिरों पर विभवांतर समान होंगे। तो आप देख सकते हैं आई एस इंटू एस यानी प्रवाहित धारा गुणित प्रतिरोध, ठीक है, बराबर प्रवाहित धारा गुणित प्रतिरोध, जो गैल्वेनोमीटर है उसके लिए जी और शंट के लिए एस। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। और क्या लिख सकते हो आप, आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। जब आई एस प्लस आई जी इज इक्वल टू आई हो सकता है तो आई की वैल्यू, आई एस की वैल्यू आई माइनस आई जी होगी। तो आप ये इक्वेशन नंबर 2 में रख करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। वहाँ पर जो आई एस लिखा हुआ है उसकी जगह आप लिख दीजिए आई माइनस आई जी इंटू एस, दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। यहाँ से एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। सिंप्लीफाई करिए, क्या आप कॉमन निकालोगे, आई जी को कॉमन निकालोगे और कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा कितना, एस इज इक्वल टू जी अपॉन आई जी माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यदि मुख्य धारा आई का एनवा भाग ही धारामापी से प्रवाहित हो तो आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू 1/n। और समीकरण 2 में आप किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आई अपॉन आई जी की वैल्यू 1/n रख दीजिए, सिंप्लीफाई करिए तो एस इज इक्वल टू जी अपॉन n माइनस 1 आपको मिलेगा। ये समीकरण नंबर 7, ये समीकरण नंबर 4 है, सॉरी। तो अतः यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित करना है तो शंट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। यही शंट का सिद्धांत है। अगर इस शंट के सिद्धांत को आपने समझा है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए यस, और अगर नहीं समझा है तो बताइए नो। ठीक है, चलिए, शंट से लाभ क्या क्या होते हैं। शंट से ये लाभ हैं, पहले लाभ क्या है, शंट लगाने से धारामापी का प्रभावी प्रतिरोध कम हो जाता है। दूसरा, यह धारामापी की कुंडली को जलने से बचाता है। ऑब्वियस है, प्रतिरोध कम होगा तो उसमें से ज़्यादा धारा जो है वो प्रवाहित हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो इससे धारामापी की जो कुंडली है जलने से बच जाएगी। तीसरा क्या है, शंट के प्रतिरोध को बदल कर धारामापी के परास को इच्छानुसार बदला जा सकता है। ठीक है, फिर शंट से हानियाँ क्या क्या है, धारामापी के साथ शंट लगाने से इसकी सुग्राहिता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये उसकी हानि और लाभ हमने देख लिया। प्रश्न क्रमांक 14 में जो अथवा का क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को जो दोनों क्वेश्चन है लास्ट के 14 और 15 दोनों के अथवा ऑप्शन भी देता हूँ। आप चाहें तो ऊपर वाला बनाएं या चाहे तो नीचे वाला बनाएं, आपके ऊपर है, अपने असाइनमेंट में आप जिसको लिखना चाहें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो चारों क्वेश्चन है अथवा के ऊपर और अथवा के नीचे वाला, प्रश्न क्रमांक 14 और 15 दोनों में, ये चारों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है, चल कुंडल धारामापी का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। पहला, नामांकित चित्र। दूसरा, धारा के लिए सूत्र की स्थापना। तो नामांकित चित्र आप देख सकते हैं, क्या है, एन और एस दो चुंबकीय ध्रुव हैं, उसके बीच में एक कुंडली लटकी हुई है, तांबे के तार की कुंडली है ना, और इस पर क्या लगा हुआ है, ये इसका क्रोड है। बीच में आप देख सकते हो ये इसका क्रोड है। ठीक है, फिर इसमें ऊपर में एक दर्पण लगा हुआ है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो है ये फॉस्फर ब्रांच की पत्ती है W। ठीक है, और ऊपर में क्या है ये देख सकते हैं आप, ये T1 है यहाँ पर, और इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर है ये T2 और बीच में लगी हुई है स्प्रिंग, इसको हम बोलते हैं क्रोड। ठीक है, अब सिद्धांत और सूत्र की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, जब एक धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटकाते हैं कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे, ध्यान देना समांतर रहे, तो कुंडली पर अधिकतम विक्षेपक बल युग्म लगता है। जब लंबवत होगा तो उस पर बल नहीं लगेगा। तो वो कितना लगता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, ये आप लोग सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। समीकरण नंबर 1 है, N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, I कुंडली में प्रवाहित धारा, A कुंडली का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब बल युग्म के कारण कुंडली घूमती है, जिससे निलंबन तार में क्या उत्पन्न हो जाता है, ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। और जब ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो तो कुंडली संतुलन की स्थिति में आ जाती है और रुक जाती है। इसी संतुलन की स्थिति में निलंबन तार का ऐंठन कोण यदि फाई है तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण बराबर ऐंठन बल युग्म आघूर्ण। तो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कितना निकाला था आपने, NIAB।
ऐठन वलय गुणाकोण कितना होता है C5। तो यहाँ से आई की वैल्यू मिल जाएगी C/NaP × 5। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। यह निलंबित कुंडली में बहने वाली धारा का सूत्र है। ठीक है, अगर आपको केवल धारा का सूत्र पूछा जाए तो यहीं तक आप निकालेंगे। अब आगे पूरा सिद्धांत आपको समझाना है, तो इससे आप क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि कुंडली में प्रवाहित धारा ऐठन कोण के समानुपाती होती है, क्योंकि जो C/NaB है वो क्या है, एक नियतांक है। तो C जो है निलंबन तार की ऐठन दृढ़ता कहलाती है। समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हो, I प्रोपोर्शनल टू फाई, I समानुपाती है फाई की, यानी धारामापी में जो प्रवाहित धारा होती है कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। प्रश्न क्रमांक 15, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम को पहले समझ सकते हैं। ये हमारा वृत्ताकार धारावाही जो चालक है वो है। ठीक है, अब इसमें इसका केंद्र कहाँ पर है, इसका केंद्र है O। ठीक है, यहाँ पर, और इसकी त्रिज्या है ये, जिसको हम दर्शा रहे हैं A से। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया गया है, इसकी अक्ष से कितनी दूरी पर, ये x दूरी पर। ठीक है, कोई एक बिंदु है, कौन सा, P। यहाँ पर हमको क्या करना है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका व्यंजक हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो इस पूरे धारावाही कुंडली को हम क्या करेंगे, पूरे धारावाही कुंडली को हम छोटे छोटे ऐसे अल्पांशों में ऐसा बांटेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, किन्हीं भी दो अल्पांशों के लिए, क्योंकि दो अल्पांश कैसे होंगे, सपोज एक अल्पांश आप यहाँ पर लेते हैं तो दूसरा अल्पांश यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दोनों अल्पांश क्योंकि विपरीत दिशा में हैं, तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक होंगे, जो विपरीत दिशा में होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और जो समान दिशा में होंगे वो जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम अल्पांश को हमेशा पेयर में लेंगे। ठीक है, तो दो अल्पांशों के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। फिर उसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करके हम पूरी कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस कुंडली से आप क्या करते हो, इस बिंदु P को इस प्रकार से आप मिलाते हो। ठीक है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कितना है, फाई। इस प्रकार से यहाँ भी बनने वाला कोण कितना है, फाई। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस बिंदु P पर क्या हो रहा है, बिंदु P पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो कैसे है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ इस बिंदु P पर देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, dB। ठीक है, dB के आपने दो घटक किए, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। ठीक है, तो इस दिशा का जो घटक है वो dB cos फाई है, इस दिशा का जो घटक है वो dB कितना है, sin फाई। ठीक है, ये है ना, ये dB sin फाई हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दिशा में भी कौन सा घटक है, इस दिशा में भी dB cos फाई है और इस दिशा में dB sin फाई है। तो ये जो dB cos फाई है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल, और dB sin फाई दोनों एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमको जो परिणामी तीव्रता मिलेगी वो dB sin फाई के फॉर्म में ही मिलेगी। ठीक है, ये जो है R और ये R जो है, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके कि R और R' क्या चीज़ है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए, तो ये डायग्राम हो गया, इसको एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं हम। चित्रानुसार माना A त्रिज्या की कुंडली है जिसमें प्रवाहित धारा I है। हमें कुंडली के केंद्र बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत है। ठीक है, यानी कुंडली का तल कैसा है, ये अगर आपका कागज है, इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका कागज है, तो इस पर कुंडली इस प्रकार से रखी हुई है उसके लंबवत। ठीक है, ये कागज का तल है, ये कागज का तल है और ये कुंडली का तल है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हुए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो माना कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत और उसका अक्ष OP कागज के तल पर स्थित है। कुंडली को अनेक अल्पांशों में विभक्त किया जा सकता है। ऐसा ही एक अल्पांश कुंडली के ठीक ऊपर सिरे पर AB है। देख लीजिए भाई, AB कहाँ पर है, ये है आपका अल्पांश AB। ठीक है, और उसके विपरीत दिशा में जो दूसरा अल्पांश है वो कौन सा है, A', B'। ठीक है, तो आगे आ जाइए, अल्पांश AB है जिसकी लंबाई कितनी है, DL। इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है, R। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, dB = μ/4π आइडियल sin θ/r²। ठीक है, ये सूत्र कहाँ से आया, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएंगे। थीटा क्या है यहाँ पर, अल्पांश, वह अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो थीटा 90 डिग्री होगा। अभी मैंने बताया था डायग्राम बना के, क्योंकि दोनों के तल एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए थीटा = 90 डिग्री। तो उपरोक्त समीकरण से क्या बोल सकते हो आप, dB = μ/4π आइडियल sin θ/r²। थीटा की वैल्यू 90 पुटअप करिए तो sin 90 = 1 होता है, तो μ0/4π आइडियल r², इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 के अनुसार ही चुंबकीय क्षेत्र की कुंडली पर अल्पांश AB के विपरीत स्थित अल्पांश A', B', ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, DL, इसके द्वारा भी
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी कितना होगा, समान होगा, उतना ही होगा, क्योंकि अल्पांश की लंबाई सेम है और दूरी भी सेम है। ठीक है, तो चित्रानुसार आप देख सकते हैं कि दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के घटक dB cos फाई विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि dB sin फाई अक्ष OP की दिशा में होने के कारण जुड़ेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता dB sin फाई प्लस dB sin फाई, मैंने शुरू में ही बता दिया था। देख सकते हैं डायग्राम में आप लोग, यहाँ पर जो dB cos फाई है दोनों अल्पांशों के कारण, यहाँ पर भी एक dB cos फाई, ये दोनों विपरीत दिशा में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। समान दिशा में कौन से वाले हैं, dB sin फाई हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, dB sin फाई प्लस dB sin फाई, दो ही अल्पांश हमने लिए हैं इसलिए इतना आएगा। अब यह शर्त कुंडली के सभी अल्पांशों के लिए लागू होगी, अतः संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यानी इस कुंडली को आप क्या मान सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अल्पांशों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। तो केवल दो अल्पांश के लिए हमने लिया था, जब सारे अल्पांशों को आप जोड़ लेंगे जिससे पूरी कुंडली आपको मिलेगी तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, बी यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके लगाएंगे आप समेशन dB sin फाई। ठीक है, या फिर समेशन की जगह आप क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ओवर dB sin फाई। क्लोज इंटीग्रल हम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर बंद लूप होता है, बंद चक्र होता है, वहाँ पर हम क्लोज इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल dB की वैल्यू रख दीजिए, μ/4 पाई I/r² dl और sin फाई अपनी जगह पर। ठीक है, अब देख सकते हैं आप डायग्राम आपके पास है, उसमें त्रिभुज OAP में निकालिए साइन फाई की वैल्यू निकालिए, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, A/r। ठीक है, तो समीकरण 2 में पुटअप करिए, B = देखिए ये जो डेरिवेशन है दिखता लंबा है लेकिन है सिंपल, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अपने आप ही डेरिवेशन जो है बनता जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल ओवर μ0/4 पाई IDL/r², और जहाँ पर क्या था साइन फाई था उसकी जगह A/r लिख दिया आपने। अब सिंप्लीफाई करिए, μ0/4 पाई IA/r³ dl, μ0/4 पाई IA/r³ कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकल गया। क्लोज इंटीग्रल किसका होगा, dl का। ठीक है, तो dl क्या था, एक छोटा सा अल्पांश की लंबाई थी। ऐसे बहुत सारे अल्पांशों को आप जोड़ेंगे, समाकलन का अर्थ होता है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करना, जोड़ना, तो आपको पूरी कुंडली मिल जाएगी। और पूरी कुंडली का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी पूरी कुंडली की जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी, 2πa। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लोज इंटीग्रल ओवर dl की जगह क्या लिख सकते हैं, 2πa। तो b = μ/4 पाई μ0/4 पाई IA/r³ 2πa। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, μ0/4 पाई 2π IA² अब समकोण त्रिभुज COP में आप देख सकते हैं r² = a² + x²। कैसे आया, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो r = a² + x² टू द पावर 1/2, या फिर दोनों साइड का अगर आप घात 3 लेते हैं, क्यूब करते हैं, तो r³ = a² + x² टू द पावर 3/2। समीकरण 3 में r³ का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, b = μ0/4 पाई 2π IA² + x² टू द पावर 3/2। यदि वृत्तीय धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या n है तो कितना हो जाएगा, इसी को आप n से गुणा कर दीजिए। ये एक लूप के लिए मिला था आपको, n लूपों के लिए मिल जाएगा। तो b = μ0/4 पाई 2π IA² × n/a² + x² टू द पावर 3/2। तो यही जो है आपका धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब अथवा वाले सवाल में हम आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इस नियम की सहायता से धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, निर्वात में किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकलन उस पथ से घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। गणितीय रूप में आप क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ओवर B.dl = μ0I, जहाँ पर μ0 क्या है, हवा या निर्वात की चुंबकनशीलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धारावाही प्रणालिका का चित्र आपको दिया हुआ है। धारावाही प्रणालिका चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यहाँ से धारा इन हो रही है, यहाँ से धारा आउट हो रही है, ये आपकी प्रणालिका है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपकी प्रणालिका है। ठीक, अब इस प्रणालिका में आपने एम्पियर का परिपथ यहाँ पर लिया है, एम्पियर लूप जो है वो यहाँ पर लिया है आपने। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। बीच की लंबाई कितनी है, L। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको वो दिखाया गया है। ठीक है, और ये इसकी अक्ष है बीचों बीच यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, ये दूरी को भी बताना ज़रूरी है कि ये जो दूरी है वो कितनी है, R। ठीक, अब आगे बढ़ जाइए। तो देखिए चित्र के अनुसार माना Mn एक प्रणालिका है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, A है, तथा इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। प्रणालिका में बहने वाली धारा I है, अतः प्रणालिका एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। प्रत्येक बिंदु पर जो प्रणालिका के अंदर स्थित है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा लंबाई के समांतर होगी। अब चित्र के अनुसार हम क्या लेते हैं, एक बंद आयत ABCD। ये क्या लिया जा रहा है, एम्पियर का परिपथीय नियम बनाने के लिए ABCD एक बंद लूप लिया जा रहा है। ठीक है, तो एक बंद आयत ABCD इस प्रकार से लिया गया कि इसकी भुजा AB प्रणालिका के अंदर और उसकी लंबाई के समांतर और भुजा CD प्रणालिका के बाहर, अर्थात बंद पथ ABCD के लिए। तो भाई जो समांतर होगा, जो
आपका देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें आपकी क्या होंगी। चलिए इसको डिस्कस करेंगे हम, लंबवत और समांतर के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, बंद परिपथ ABCD के लिए क्लोज इंटीग्रल ओवर B डॉट DL, ठीक है। तो B डॉट DL इज इक्वल टू, इसको 4 लूप को आपको 4 पार्ट में बांटना है, पहला A से B, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से A, ठीक है। तो चारों के लिए क्या क्या मिल जाएगा आप देख सकते हैं। AB क्या है, AB समानांतर है, समानांतर होगा उसके लिए कोण का मान 0 डिग्री होगा। तो जो समानांतर है, AB समानांतर होगा, ठीक है, और CD समानांतर होगा, तो दोनों के लिए आपको क्या मिल जाएगा, BDL cos 0, ठीक है। और जो लंबवत होंगे उसके लिए मिलेगा cos 90, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। अब इसी को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, लंबवत और समानांतर में क्या फ़र्क है। क्योंकि B तथा भुजा BC एवं भुजा DA के बीच कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है, तब प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। जो लंबवत हैं यानी BC और DA, इनके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और जो समानांतर है उनके लिए वो 1 होगी। तो कितना मिल गया आपको, ये क्लोज इंटीग्रल ओवर B डॉट DL A टू B BDL, ठीक है। और बाकी के जो तीनों अवयव हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, A टू B B डॉट DL, है ना। अब आगे बढ़ जाइए, चूंकि प्रणालिका के अंदर B का मान लगभग एक समान होता है, ठीक है, तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ओवर B डॉट DL इज इक्वल टू, B को आप बाहर ले लीजिए, एक समान है इसलिए कांस्टेंट हो गया, A टू B DL, ठीक है। तो A टू B DL जब आप करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो L है, लंबाई जो है, ठीक है, A से B की लंबाई कितनी है, L आपने माना था तो वो मिल जाएगी। L क्या चीज़ है, बंद वक्र ABCD के अंदर प्रणालिका की लंबाई है। अब एम्पियर के परिपथी नियम का क्या बोलता है, एम्पियर का परिपथी नियम बोलता है क्लोज इंटीग्रल ओवर B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। अब आई क्या है, बंद परिपथ के अंदर प्रवाहित कुल धारा, तो यहाँ पर कुल धारा कितनी होगी, N इंटू L इंटू आई। जो परिपथ आपने लिया था ABCD, तो उसकी लंबाई कितनी मिली आपको, L, उसमें प्रवाहित धारा I थी, और फेरों की संख्या कितनी थी, प्रति एकांक लंबाई में N थी, ठीक है। तो जहाँ पर NL परिनालिका, L लंबाई में फेरों की संख्या है, तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, BL इज इक्वल टू म्यू 0 NLI, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कैंसल आउट हो सकता है, कैंसिल कर सकते हैं आप, तो यही प्रणालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये आपका सोल्यूशन है, जो थर्ड आपका असाइनमेंट है, सितंबर का पहला असाइनमेंट जो है क्लास 12 फिज़िक्स का, उसका सोल्यूशन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।